Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to my channel MK Classes. Students, we are doing chapter 2nd, that is solutions of class 12th and its lecture 2nd. Students, this is the flow chart of the various topics which we are going to discuss in this series of lectures. Hope you are enjoying. Students, our today's subtopics are solubility of the gases and solids in the liquids, then solubility and factors affecting solubility, then Henry's law, and at last applications of Henry's law. So बच्चों, let's take the first subtopic, that is solubility of the gases and solids in the liquids. बच्चों, सबसे पहले सॉलिबिलिटी क्या होती है? बेटा, कोई भी सब्सटेंस है जो मैक्सिमम अमाउंट उसका डिसॉल्व हो सकता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में बेटा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज इट्स सॉलिबिलिटी. सो लेट्स से, सो बेटा लेट्स टेक सम वाटर इन द ग्लास, और हमने इसमें क्या किया? आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर टू इट. मैंने क्या किया? इसमें शुगर ऐड कर दी बेटा. देन आई एम गोइंग टू स्टर. लेट्स से इस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में बेटा जितनी शुगर ये डिसॉल्व कर गई एट दिस रूम टेम्परेचर बेटा, लेट्स से वो क्या है? इस शुगर की सॉलिबिलिटी है. सो बच्चों सॉलिबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. सो बेटा ये डेफिनेशन इजी है, लर्न करें. नाउ बेटा जो सॉलिबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स. लेट्स से नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा सॉलिबिलिटी. दूसरा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर भी डिसॉल्व करेगी कि किस तरह के सॉल्वेंट में आपका जो सॉल्यूट है डिसॉल्व हो रहा है. और तीसरा बेटा टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर क्या है. एंड देन प्रेशर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगी बेटा सॉलिबिलिटी. और ये 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों. नाउ बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड्स. बच्चों लेट्स से सॉलिड शुगर इज देयर, जिसको हमने पानी में डाला बेटा, और इसने क्या दे दिया? शुगर सॉल्यूशन. अब बच्चों अगर आप इन दोनों व्हीकल्स को देखें, इसमें आपका शुगर है, इसमें शुगर नहीं है, बिकॉज वो कहां चला गया? लिक्विड में चला गया. तो जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स थे शुगर के, वो कहां चले गए? सॉल्यूशन में चले गए बेटा. अब इस सॉलिड शुगर का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बेटा, वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज ऑफ डिसोल्यूशन. व्हाट वी कॉल इट? डिसोल्यूशन. सो मींस जब हम कोई सॉलिड जो है ऐड करते हैं बेटा किसी सॉल्वेंट में और वो डिसॉल्व हो जाता है, तो उस सॉल्यूट का डिसॉल्व होना उस सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. ना बच्चों ये जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेटा सॉल्यूशन में, लेट्स से दिस आर द सॉलिड पार्टिकल्स बिकॉज दे आर नॉट विजिबल ओवर हियर बेटा, बिकॉज दैट हैज मेड द सॉल्यूशन, क्योंकि उसने शुगर सॉल्यूशन बना लिया. जो आपकी क्यों क्योंकि आपके जो शुगर है बेटा वो उसमें डिसॉल्व हो गई और कहां चलेगी? वो लिक्विड स्टेट में चलेगी शुगर. तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेटा इस सॉल्यूशन में, ये अब क्या करेंगे? दे विल कोलाइड. ये टकराएंगे किसके साथ? सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ. लेट्स से इफ दिस इज विजिबल टू यू, लेट्स से दिस इज अ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल. बच्चों अब ये जो सॉलिड पार्टिकल जो आपके सॉल्यूशन में है, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इन द सॉल्यूशन बेटा, अब ये किसके साथ टकरा रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ टकरा रहे हैं. इज दैट क्लियर? लाइक दिस. और ये इनकी क्या हो जाएगी बेटा?
इनकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और यही प्रेसिपिटेशन जो है इन सॉलिड पार्टिकल्स की बेटा किसमें, सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट वी कॉल इट, क्रिस्टलाइजेशन। अब बेटा अगर सिंपली हम बात करें शुगर का लिक्विड में जाना, दैट इज डिसोल्यूशन। व्हाट इज दैट, डिसोल्यूशन। और लिक्विड स्टेट से इन सॉलिड पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन होना बेटा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दैट, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ना बच्चों अब ये दोनों ही ऑपोजिंग प्रोसेसेस हैं, ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं दोनों, क्योंकि यहां शुगर जो है पानी में जा रही है और शुगर पार्टिकल जो पानी में है, लिक्विड में है, दे आर गोइंग इनटू द सॉलिड स्टेट बेटा। सो दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन। सो बेटा ये किस स्पीड से आपके हो रहे हैं, नाउ रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है बेटा, जब इन दोनों के रेट्स बराबर हो जाएंगे तो दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेज। व्हाट इज दैट, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेज। सो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये जो आपका बेटा जितना मैक्सिमम अमाउंट जो है इस सॉलिड शुगर का डिसॉल्व होना था वो डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आपकी फर्दर डिसोल्यूशन नहीं होगी। जब क्या है, रेट्स ऑफ डिसोल्यूशन और रेट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब सेम हो जाएंगे बेटा, सो फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल नॉट टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? सो इट मींस दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस स्टेज पे बेटा जितना मैक्सिमम अमाउंट शुगर का डिसॉल्व होना था वो हो गया, उसके बाद आपका वो डिसोल्यूशन नहीं होगी। इट मींस नाउ दैट सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। ये सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, सैचुरेटेड हो गया। जब आपके ये दोनों रेट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ये दोनों रेट्स बराबर हो गए तो दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेज। इज दैट क्लियर? और इक्विलिब्रियम स्टेज पे आपका क्या है, आप दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो भी आपकी बेटा अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट जो भी इसमें डिसॉल्व हुआ, इज दैट क्लियर, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। किसकी, इस शुगर की बेटा। और बच्चों ये जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है अटेन नहीं कर लेता अंडर दीज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यही सॉल्यूशन जिसकी क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है बेटा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, जो हमने अभी बात की। और बेटा ऐसा नहीं है कि आपकी वो शुगर जो है या कोई भी सॉल्यूट है, इस देख ले दैट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। जब आपके रेट्स जो है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए बेटा, उस स्टेज पे ऐसा नहीं है कि आपकी जो शुगर है या फिर कोई भी सॉल्यूट है दैट इज नॉट गोइंग इनटू द लिक्विड, दैट इज गोइंग इनटू द लिक्विड, बट बेटा सेम स्पीड से वो क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रही है उसकी। सो द कंसंट्रेशन जो है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और एट इक्विलिब्रियम दैट सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन है बेटा, या जितना भी मैक्सिमम अमाउंट जो है उसका डिसॉल्व हुआ, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। ना बेटा सॉल्यूट को हमने ऐड किया, सॉल्वेंट में क्या दिया इसने, सॉल्यूशन दिया। ना बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो आपको क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में जाना डिसोल्यूशन बेटा, और जो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ उसका फर्दर सॉल्यूट देना बेटा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। मींस सॉलिड पार्टिकल्स का सॉल्यूशन से फिर से प्रेसिपिटेशन होना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों ये जो भी हमने सारी डिस्कशन की उससे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आई है, लेट्स सी। सॉल्युबिलिटी जो है बेटा किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड which can be dissolved in 100 gram of the solvent at a given temperature to form saturated solution. So hope bachcho this is clear. Now factors affecting the solubility of a solid in the liquid. बच्चों
there are the different factors which affect the solubility beta, like nature of the solute and solvent, temperature is there, then pressure beta. Now first factor जो है that is nature of the solute and solvent. now बच्चों कोई भी सॉलिड तभी किसी लिक्विड में बेटा डिसॉल्व करेगा अगर जो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस हैं सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की बेटा दे आर सेम. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में आपका तभी डिसॉल्व करेगा या कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में आपका तभी डिसॉल्व करेगा जब उनके बीच में जो आपकी इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस हैं बेटा, इफ दे आर गोइंग टू बी सेम. इसका मतलब क्या हुआ? लाइक डिसॉल्व लाइक. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं, लेट्स से NaCl इज देयर, KCl इज देयर, पोटेशियम क्लोराइड इज देयर. ये क्या है? दे आर पोलर्स इन नेचर बिकॉज दे आर आयनिक सॉलिड्स. अब ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं बेटा, दे आर सॉल्युबल ओनली इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन द non-polar solvents like benzene. Ether is there, carbon tetrachloride is there. So these are the different non-polar solvents beta. So it means अगर हम इसको जनरलाइज करें बेटा, तो पोलर जो है सॉल्यूट that can be dissolved only in the polar solvents, whereas non-polar solute can be dissolved in the non-polar solvents. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. अभी मैंने कहा बेटा कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट है या फिर सब्सटेंस है, दे आर सॉल्युबल ओनली इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नाउ बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. जनरली अगर हम देखें बेटा, तो सॉल्युबिलिटी जो है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जहां सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर ऐसे भी सब्सटेंसेस है जहां आपकी पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है देन इट डिक्रीजेस विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा. सो बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी है वी कैन से दैट में इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन टेम्परेचर. And different trends are observed beta in the behavior of different solutes. और ये ट्रेंड्स क्या हैं? कुछ एक सब्सटेंसेस के केस में, जैसे मैंने पहले कहा बेटा कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ के केस में जो आपकी सॉल्युबिलिटी है ऑफ द सॉलिड्स दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और कुछ के केस में क्या है? दे शो द इरेगुलर बिहेवियर. जैसे मैंने पहले कहा कि बेटा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर योर सॉल्युबिलिटी इज फर्स्ट गोइंग टू इंक्रीज एंड आफ्टर दैट विद फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बेटा इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो दिस इज द इरेगुलर बिहेवियर ऑफ द सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये क्या है? आपका इरेगुलर बिहेवियर है सॉल्युबिलिटी का विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो बेटा लेट्स टेक द फर्स्ट केस that solubility of the solute increases with increase in temperature. So बच्चों, ये कब ऐसा होगा? अब जैसे मैंने पहले कहा बेटा कि आपकी जो solubility है जनरली दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ बेटा, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है. इन सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब बच्चों, ऐसा क्यों होता है? व्हाई द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि इन सब्सटेंसेस की जो डिसोल्यूशन है बेटा दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. means delta H is greater than 0.
मीन जब हमने क्या किया बेटा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तो इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ हीट टू गिव यू दिस सॉल्यूशन. सो enthalpy change of the solution here is going to be positive. अब बच्चों, अभी जब ये सब्सटेंसेस बेटा अपॉन डिसोल्यूशन दे ऑब्जर्व हीट, जब इन्होंने क्या किया, डिसॉल्व हुए ये और अपनी सॉल्यूशन बनाया बेटा, तो इन्होंने क्या किया, हीट को ऑब्जर्व किया. सो दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, and that is in accordance with the Le-Chatelier principle. Now beta, what is this Le-Chatelier principle? लास्ट ईयर आपने किया +1 में बच्चों. Le-Chatelier principle क्या कहता है कि जब भी कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है और उस पे हम कोई स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस मींस जैसे इस केस में बेटा सॉल्युबिलिटी के केस में हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कर रहे हैं, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू Le-Chatelier प्रिंसिपल बेटा, जब किसी सिस्टम जो आपका इक्विलिब्रियम पे है उस पर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, देन सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां उस चेंज का इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाए. सो बेटा यहां क्या था आपका, जैसे सॉल्यूट को जैसे आपने सॉल्वेंट में डाला, इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द हीट और इट इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा, और लेट्स से दिस इज डिसोल्यूशन, दिस इज डिसोल्यूशन एंड दिस इज क्रिस्टलाइजेशन. बैकवर्ड क्या रहेगा इसका बेटा, क्रिस्टलाइजेशन. अब लेट्स से आई एम सेइंग दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, और जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन व्हाट विल हैपन, तो बेटा जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां क्या हो, हीट जो है ऑब्जर्व हो. तो फॉरवर्ड में बेटा ये एंडोथर्मिक है, दिस ओ एंडो, एंड बैकवर्ड में क्या है ये आपका, दैट इज ओ एक्सो. तो बेटा जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका क्या करेगा, ये सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां क्या हो, हीट जो है या एनर्जी जो है ऑब्जर्व हो. तो मीन्स it will give you the solution. So means more and more solute will be dissolved in the solvent to give the solution. Hope students this is clear. Now hope students this Le-Chatelier principle is clear, and why this solubility is going to increase with increasing temperature, this is clear. Now बच्चों, solubility of the solids decreases with increase in temperature. अब बच्चों कुछ ऐसे substances हैं like lithium sulfate is there, cerium sulfate is there, so hydrated sodium carbonate is there. इन केस में जो आपकी solubility है बेटा, that decreases with rise in temperature. और वो क्यों होगा बेटा, क्योंकि इन केसेस में, इन सब्सटेंसेस के केस में जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है बेटा, दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. मीन जब ये डिसॉल्व होंगे पानी में बेटा, तो दे विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गिविंग यू दिस सॉल्यूशन प्लस हीट. अभी हमने बात की बेटा Le-Chatelier प्रिंसिपल की, तो इसी बेस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, व्हाई इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ बेटा यहां इस सॉल्यूट का सॉल्वेंट में जाना और सॉल्यूशन बनाना बेटा, और जब ये सॉल्यूशन बन रहा है तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग टू इवॉल्व. ये जो इवोल्यूशन है इस हीट की बेटा, दैट इज शोइंग दैट इट दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब बेटा अगर हम इस पे Le-Chatelier प्रिंसिपल को अप्लाई करें, लेट्स से दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, और जब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन व्हाट विल हैपन, देन बेटा दिस सिस्टम विल मूव इन दैट डायरेक्शन जिसमें आपकी हीट जो है ऑब्जर्व हो जाए. सो दैट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा. तो मीन्स आपका क्या होगा बेटा, दिस सॉल्यूट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. सो मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है इन सब्सटेंसेस की क्या करेगी, दैट विल डिक्रीज. होप बच्चों दिस इज क्लियर. नाउ बेटा दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड. एंथैल्पी ऑफ द
सॉल्यूशन दैट इज योर नेगेटिव ओवर हियर, और जो आपका डिसोल्यूशन है इन सब्सटेंसेस का वो क्या कर रही है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ बच्चों सॉलिबिलिटी जो है दैट शो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल बेटा, लेट्स से हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज देयर। इसकी जो सॉलिबिलिटी है बेटा दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट, अप टू सर्टेन टेम्परेचर ये क्या करेगी, सॉलिबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी, और ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बेटा। तो मींस देयर इज सम डिसकंटिन्यूअस कर्व, ये क्या रहता है अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। अब ये क्या है, जो सॉलिबिलिटी कर्व है बेटा दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल लेट्स प्लॉट सम ग्राफ बेटा, सॉलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। लेट्स से सोडियम सल्फेट 10H2O की बात हम करें, लेट्स से दिस इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बेटा फर्स्ट, देन योर वेरिएशन ऑफ द सॉलिबिलिटी। लेट्स से हियर ये जो आपका सोडियम सल्फेट है बेटा 10H2O, लेट्स से solubility is going to increase with increase in temperature, just see over here. Then after that add this temperature beta, add this temperature, this is having your maximum solubility over here. After that on further increase in temperature, just see the solubility is going to decrease. solubility क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नाउ बच्चों जब ये solubility जो है इंक्रीज कर रही थी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये क्या था, सोडियम सल्फेट 10H2O। लेकिन एट दिस टेम्परेचर बेटा नाउ दिस इज ऑफ सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, मींस सब्सटेंस ने क्या किया, अपनी स्टेट ही चेंज कर ली। नाउ इट इज ऑफ एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट हियर। नाउ बच्चों ये जो आपका सॉलिबिलिटी है सोडियम सल्फेट की 10H2O की बेटा दैट इज मैक्सिमम एट दिस टेम्परेचर, that is this 32.8 डिग्री सेल्सियस पे आपकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है। और इस टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा देन व्हाट विल हैपन, इट्स सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज। नाउ बच्चों ये जो आपका मैक्सिमम सॉलिबिलिटी जो है जिस टेम्परेचर पे है इसकी, दैट इज सेड टू बी योर ट्रांजिशन टेम्परेचर, बिकॉज आफ्टर दिस टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। Now the transition temperature for this substance is 32.8 degree Celsius. So beta, now above this temperature beta this sodium sulfate 10H2O will exist as your anhydrous sodium sulfate, or below this temperature this will exist as your hydrated sodium sulfate beta. Hope बच्चों this is clear. Now बच्चों ये जो आपका टेम्परेचर है जिस पे आपका जो सॉलिबिलिटी कर्व जो ब्रेक कर रहा है, जैसे अभी कहा मैंने, दैट इज सेड टू बी योर ट्रांजिशन टेम्परेचर, व्हाट वी कॉल इट ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो सोडियम सल्फेट 10H2O के केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था दैट वाज योर 32.8 डिग्री सेल्सियस बेटा। नाउ बच्चों व्हाई दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, अब यहां क्या हो रहा है, जो आपका सोडियम सल्फेट 10H2O है वो एक सॉलिड फॉर्म से दूसरी सॉलिड फॉर्म में जा रहा है बेटा, that is going from one solid form to the another solid form. That's why this solubility first is going to increase, then after that it is going to decrease. So beta now effect of pressure. अब जो effect of pressure है बेटा on the solubility that is negligible, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो solid और liquid है they are highly incompressible, और practically ये क्या रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं बेटा बाय द चेंजेस इन द प्रेशर। अगर हम कोई भी चेंज लाएं प्रेशर में तो प्रेशर डजंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, वी कैन से। नाउ सिंस सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यू नो बेटा द गैसेस आर आल्सो सॉल्युबल इन लिक्विड, ऑल द डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी बेटा, लेकिन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा,
इन द लिक्विड। ये जो सॉलिबिलिटी है बेटा गैसेस की, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि कितना वॉल्यूम जो है इन द फिक्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में आपका डिसॉल्व हो सकता है जस्ट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है बेटा डिसॉल्व हो सकता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ द या गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर आपकी सॉलिबिलिटी जो है गैस की डिपेंड करती है बेटा इन द लिक्विड? सो दे आर द डिफरेंट फैक्टर्स। लेट्स से नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट बेटा, कि नेचर ऑफ द गैस क्या है या सॉल्वेंट की नेचर क्या है, देन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, देन प्रेशर। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर जिनके ऊपर आपकी जो सॉलिबिलिटी है बेटा गैसेस की डिपेंड करेगी इन द लिक्विड्स। ना बच्चों, first factor, that is nature of the gas and solvent. Students, there are the different gases which are soluble to the different extent in the different solvents. कुछ गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हीलियम हो गया बेटा। इनकी सॉलिबिलिटी जो है बहुत कम रहती है पानी में, जबकि कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इनकी सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है पानी में। अब ऐसा क्यों है बेटा? यह डिपेंड करेगा इन गैसेस की नेचर के ऊपर, कि क्या ये गैसेस जो हैं रिएक्टिव है सॉल्वेंट के साथ या नहीं है। बच्चों, ऐसी गैसेस जो रिएक्टिव हैं सॉल्वेंट के साथ, उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा रहेगी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या अमोनिया है बेटा, इनकी क्या है रिएक्टिविटी ज्यादा है बेटा, दैट्स व्हाई दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। और जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड हीलियम जो है ये ऐसी गैसेस हैं विच आर नॉन रिएक्टिव विद द वाटर बेटा, दैट्स व्हाई इनकी सॉलिबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी पानी में। सो बेटा higher solubility of the gases जो है that is due to their reactive nature of the gases with the solvent. Hope बच्चों this is clear. Now बेटा effect of the temperature. Now बच्चों ये जो solubility है gases की बेटा that decreases with increase in temperature. क्यों? क्योंकि जो dissolution है बेटा gases की in the solvent that is exothermic in nature. मीन्स जब आप गैसेस को डिसॉल्व करेंगे बेटा किसी सॉल्वेंट में तो आपकी क्या होगी, सम हीट विल बी इवॉल्व्ड। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई जो आपकी सॉलिबिलिटी है इन गैसेस की दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देयर आर सर्टेन गैसेस जैसे आपकी हाइड्रोजन होगी या फिर बेटा इनर्ट गैसेस होगी, इन गैसेस की सॉलिबिलिटी जो है स्लाइटली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या करेगी इनकी सॉलिबिलिटी बेटा, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। किनमें? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर बेटा, दे आर योर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और ये कौन हो सकते हैं बेटा, बेंजीन, एसीटोन, अल्कोहल एटसेट्रा। नाउ इफेक्ट ऑफ द प्रेशर बेटा, इन केस ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, प्रेशर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो आपका प्रेशर है बेटा दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड बेटा। और बेटा ये जो सॉलिबिलिटी है गैसेस की दैट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, देयर वाज अ साइंटिस्ट विलियम हेनरी जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बेटा between the solubility of the gas in solvent and pressure. Means he studied the variation of the solubility of the gas with the pressure. और यही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो इन्होंने दिया बेटा, यही क्या कहलाता है आपका, हेनरीज लॉ। क्या कहलाता है आपका, हेनरीज लॉ। नाउ बच्चों हेनरीज लॉ, अभी हेनरीज लॉ क्या है बेटा,
बच्चों, हेनरीज लॉ कहता है कि बेटा ये जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, that is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at a particular temperature, or you can say constant temperature. तो सिंपली अगर हम बात करें तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट at constant temperature beta is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Let's say M is directly proportional to P. What is the M here? Mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent beta. Means per unit volume कितना mass जो है गैस का dissolve हो रहा है, that is your this M. What is this P? Pressure of the gas in equilibrium with the solution beta. So M is equal to Kp beta. So what is this K? Proportionality constant. So M I have told you beta, P I have told you, and K, that is proportionality constant. Now बच्चों, ये जो proportionality constant है K, इसका जो magnitude है that will depend upon the nature of the gas, nature of the solvent and temperature and pressure बेटा. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड? नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट बेटा, देन प्रेशर, देन टेम्परेचर. ना बच्चों, डाल्टन जो है इज द अनदर साइंटिस्ट बेटा, इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली ये कंक्लूड किया कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है गैस की इन द लिक्विड, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करती है. ये कहा डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली बेटा. ना बच्चों, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन यूज करें एज अ मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, देन ये जो मोल फ्रैक्शन है बेटा उस गैस का इन द सॉल्यूशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. Means this X is directly proportional to P. This mole fraction is directly proportional to the partial pressure. या फिर exactly अगर मैं बात करूं बेटा, the mole fraction of the gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. X is directly proportional to P. X is equal to K prime P बेटा, और P is equal to 1 upon K prime X बेटा. इसको ट्रांसपोज किया, so P is equal to KHX. This KH is your Henry's constant beta. So KH is your 1 upon K prime. So this is nothing but this is a Henry's law constant. KH is the Henry's law constant. Now बच्चों, Henry's law can be stated as the partial pressure of the gas in the vapor phase. Means vapor phase में आपका partial pressure कितना है बेटा गैस का, that is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. किसके डायरेक्टली वेरी करेगा ये? mole fraction of the gas in the solution. So P is directly proportional to your XA beta. Is that clear? This A is in subscript beta. Next is Henry's law constant, that is KH. बच्चों, Henry's law constant है that depends upon the nature of the gas. और ये जो आपका Henry's law constant है बेटा, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू रहेगी एट अ पार्टिकुलर प्रेशर बेटा, उतनी ही लो इसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH. मींस जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड उतना ही कम होगा बेटा. और बच्चों, KH की जो वैल्यू है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका सॉल्युबिलिटी है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट डिक्रीजेस. नाउ बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ. फर्स्ट लिमिटेशन जो है हेनरीज लॉ की, दैट इज कि जो हेनरीज लॉ है दैट इज
एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर, और जबकि हाई प्रेशर पे जो आपका ये लॉ है दैट बिकम्स लेस एक्यूरेट, और जो आपका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा दैट शो कंसिडरेबल डेविएशंस। और बेटा हेनरीज लॉ आपका तभी वैलिड है अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा लो ना हो। और बेटा दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली द गैस इज नॉट टू सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो। देन एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हेनरीज लॉ की दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस लाइक कोक इज देयर, पेप्सी इज देयर, योर सोडा वाटर इज देयर। इनकी जो बॉटल हैं दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर बेटा, ताकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट में इंक्रीज। नेक्स्ट जो है बेटा एप्लीकेशन जो है इसकी दैट इज इन डीप सी डाइविंग। ये जो आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं आपके, जो समंदर में बहुत गहराई तक जाते हैं बेटा, वो ब्रीथिंग के लिए डिपेंड करते हैं कंप्रेस्ड एयर के ऊपर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। आपका वाटर के अंदर जब बहुत डीप जाएंगे तो हाई प्रेशर रहेगा बेटा, तो ब्रीदिंग के लिए वहां ये डिपेंड करेंगे कंप्रेस्ड एयर के ऊपर। और ये जो कंप्रेस्ड एयर जो है दैट इज हैविंग योर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बच्चों। और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दैट इज नॉट हाईली सॉल्युबल एट नॉर्मल प्रेशर बेटा। लेकिन जब ये डाइवर्स बहुत नीचे चले जाते हैं सी में, तो आपकी जो नाइट्रोजन गैस है दैट डिसॉल्व्स इन द ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर अंडर द वाटर बेटा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम, वी नो कि आपका जो प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज करता जाता है, तो ये जो नाइट्रोजन है उस कंप्रेस्ड एयर में दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। लेकिन जैसे ये डाइवर्स सरफेस की तरफ आते हैं बेटा, तो प्रेशर क्या होता है दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर? और आपका जब आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया बेटा, तो आपकी जो नाइट्रोजन जो आपकी डिसॉल्व हुई होती है बॉडी फ्लूइड्स में और ब्लड में, दैट कम्स आउट फ्रॉम दैट बॉडी फ्लूइड्स क्विकली बेटा, और वो क्या बना देते हैं, बबल्स बना देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और ये बबल जो है दे रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो एंड अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। तो बेटा ये जो बबल्स हैं दे कैन इवन बर्स्ट द कैपिलरीज। जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उनको भी ये बर्स्ट कर देते हैं और दे ब्लॉक दीज कैपिलरीज, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती टिश्यू को, एंड दैट्स एंड जो आपके टिश्यूज हैं दे स्टार्व ऑफ द ऑक्सीजन बेटा। और यही कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बेंड्स, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है बेटा, और डेंजरस है टू द लाइफ। और जस्ट टू अवॉइड दिस कंडीशन बेटा ऑफ द बेंड्स, डाइवर्स जो है दे यूज द एयर डाइल्यूटेड विद द हीलियम गैस। अब जो कंप्रेस्ड एयर जिसमें आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी उसको डाइल्यूट कर दिया किसके साथ, हीलियम के साथ, जिसमें हीलियम 11.7% है बेटा। नाउ स्टूडेंट्स व्हाई दिस कंप्रेस्ड एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ब्लड में, कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और दूसरा बेटा हीलियम एटम का जो साइज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल वॉल्स विदाउट डैमेजिंग देम। सो जिसकी वजह से आपकी बेंड्स कंडीशन जो है अराइज नहीं होगी बेटा। क्लियर? और थर्ड एप्लीकेशन जो है बेटा दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे कि आप जानते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो एट हाई एल्टीट्यूड जो आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का बेटा दैट इज लेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी रहेगी ब्लड में दैट विल बी लो, और जिसकी वजह से अनॉक्सिया जैसी कंडीशन जो है अराइज हो सकती है बेटा, जिसकी वजह से we become weak and unable to think clearly. So with this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. So subscribe, like and share my channel MK Classes. Thank you once again. Thank you.